Hi everyone, welcome to Unacademy. I am Paras Chatkara and this is the live answer writing series. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था GS1 का आंसर राइटिंग एंड इन दिस वीडियो विल बी फोकसिंग ऑन GS2. अब GS2 के आंसर्स लिखते हुए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि पॉलिटी गवर्नेंस के आंसर्स में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस, केस लॉज, उसके अलावा रिकमेंडेशंस, सेकेंड ARC, लॉ कमीशन, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर अपने आंसर में लिखकर दिखानी है. उसके बिना इट गेट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन GS2. ऑलराइट, उसके अलावा जो प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर फेडरलिज्म का आंसर क्वेश्चन आया, उसमें तुमने लिखा कि गवर्नर्स विद होल्डिंग असेंट टू द बिल, तो तुम्हें वहाँ पर एग्जांपल लिख कर देना होगा कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ तमिलनाडु, इन द केस ऑफ केरला, ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल और पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर, ये सब चीज़ें याद होनी बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर GS2. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सो विल बी फॉलोइंग द सेम अप्रोच. पॉज द वीडियो और इस क्वेश्चन को पढ़कर स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो. ठीक है, क्या है पहले क्वेश्चन? द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ फर्दर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21. तो एज यूजुअल हमें वही करना है, जो कोर डिमांड है उसको हमेशा अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, फिर जो उसके सब पार्ट पूछा है उसको अंडरलाइन कर लेना और आइडेंटिफाई करो कि इस क्वेश्चन में कितने सब पार्ट्स हैं. ठीक है, वो सारे सब पार्ट्स एड्रेस करने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द राइट्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस लॉज. अब ये केस लॉज बहुत बहुत ज़रूरी है, उसने एक्सप्लिसिटली पूछ लिया तो हमें एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस वहाँ बताने पड़ेंगे. दिस UPSC हैज़ बीन आस्किंग, पिछले 2-3 साल से उसका यही ट्रेंड चल रहा है, वो स्पेसिफिक केस लॉज के साथ पूछ रहा है. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट? रिकॉग्निशन ऑफ राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ फर्दर एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. तो जब भी ऐसे कभी स्टेटमेंट आए ना स्टार्टिंग में, हमेशा उस स्टेटमेंट को एड्रेस कर कर बताना चाहिए, उसको एक्सपैंड करना चाहिए. ठीक है, फिर हम सेकेंड सब पार्ट पर जाएंगे जहां उसने डायरेक्टली पूछा है कि राइट्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 क्या है. अब इसमें बहुत ही सिंपल है, बस पहले स्टेटमेंट एड्रेस करनी है, फिर इस सब पार्ट को एड्रेस करना है. तो ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन की एसेंस को समझो. अभी ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज की थी ये राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 21 का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द जुडिशियल इंटरवेंशन. बहुत सारी राइट्स रिकॉग्नाइज ऑलरेडी हो चुकी है, हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा है कि आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके अंदर बहुत सारी राइट्स आ जाती हैं. वही चीज़ यहाँ पर हमें लिखनी है कि कौन से केस में कैसे उसने राइट्स रिकॉग्नाइज करी और इसका स्कोप एक्सपैंड किया. ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब ऐसे क्वेश्चन में ना इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं based upon current context. क्या है current context? The Supreme Court enacts recent judgment. जजमेंट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर. कौन सी थी? MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसको अंडरलाइन कर दो. सो द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रीसेंट जजमेंट MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. कैसे किया उसने? बाय एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14. तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट में करंट बेस्ड हमने इंट्रोडक्शन दे ली, क्योंकि यही स्टेटमेंट थी, यही उसने पूछा, तो हमने एग्जैक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट का केस बता दिया. रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14. ठीक है, अब ये कीवर्ड्स हो गए हमारे, ये ऐसे आर्टिकल्स वहाँ तुम्हें अपने आंसर्स में पॉलिटी में डालने बहुत ज़रूरी है.
साथ में सुप्रीम कोर्ट केसेस भी। तो इसको भी वी कैन आइडर बॉक्स और वी कैन आइडर अंडरलाइन इट। ठीक है, अब क्या सब पार्ट है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, तो हमें बताना है कि कैसे राइट्स अंडर आर्टिकल 21 एक्सपैंड हुई है, कौन कौन सी राइट्स रिकॉग्नाइज की हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे पढ़ो क्या उसने पूछा है और वो ही सब हेडिंग बनाओ। तो क्या पूछा है उसने क्वेश्चन से, देखते हैं। ये पूछा है तो हम यही लिख देंगे राइट्स रिकॉग्नाइज, ये लाइन है ना, राइट्स रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 21। डायरेक्टली वही चीज़ लिख कर आना जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स है, अपनी मर्जी से कीवर्ड्स मत बनाना। अंडर आर्टिकल 21। नाउ ये सब पार्ट है, कोर डिमांड है, तो इसको बॉक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब पार्ट। अब हम एड्रेस करेंगे कौन कौन सी राइट्स रिकॉग्नाइज की हैं आर्टिकल 21 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट डालकर लिखो कौन सी राइट है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट लिखा है उसको तो फिर बॉक्स कर दो या अंडरलाइन कर दो, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। उसने क्या बोला है कि हेल्दी एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड राइट। ठीक है, अब कौन से केस में बोला है, तो पर्टिकुलर हमें केस लिखकर बताना है। कौन सा केस लॉ है, यहाँ लिख दो केस लॉ, यही पूछा ना, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस लॉस। तो या डायरेक्टली केस लॉ से स्टार्ट कर दो, यहाँ पर केस लॉ लिखकर बता दो कौन से केस में बोला है। एक तो हो गया हमारा सुभाष कुमार वर्सेस बिहार, क्या उसमें हेल्ड किया कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट और पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर आर इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ। तो सीधा लिख दो, लिमिटेड ही लिखो वहाँ पे, पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर आर इंटीग्रल। अब वहाँ थोड़ा सा ऐसे लाइन पे एक्सप्लेन कर बताना होगा, खाली हम केस का नाम लिख कर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर इसके बाद और किस में किया है, कौन से केस में किया है, सिटीजन्स फोरम में। उसमें क्या बोला उसने, वही कि क्लीन एनवायरनमेंट एज द राइट टू लाइफ। ठीक है, और आर्टिकल 142 का यूज़ कर कर उसने एक्सपैंड करता गया इसको, टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब एक ही लिख देंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि हमें स्पेस मैनेज भी करनी है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट्स हमें वहाँ जुडिशियसली यूज़ करने हैं। अब इसके अलावा और कौन सी राइट हो गई, एक तो हो गई हमारी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, फिर क्या पूछा था उसने प्रीलिम्स में, राइट टू प्रिवेसी। कौन से केस में, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, रिकॉग्नाइज्ड एंड केएस पुट्टास्वामी केस। इसको बॉक्स करो या अंडरलाइन करो, क्योंकि केस लॉ स्पेसिफिकली पूछे हैं तो वो दिखाने ज़रूरी है। रिकॉग्नाइजिंग केएस पुट्टास्वामी केस, उसमें बोला कि इट इज़ एन इंटीग्रल टू द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंटीग्रल फॉर द डिग्निफाइड लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब उसकी आगे जो मल्टीपल इम्प्लीकेशंस थी वो सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा और कौन सी राइट रिकॉग्नाइज करी, राइट टू हेल्थ। तो हम देखो स्पेसिफिक राइट भी लिख रहे हैं और साथ में केस लॉ भी लिख रहे हैं। तो उसने क्या बोला था कि एक्सेस टू हेल्थ एंड अ सेफ लिविंग एनवायरनमेंट दोनों ही राइट टू लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू बेसिक necessities
access to health care as held in उन्नी कृष्णा वर्सेस आंध्र प्रदेश। अब सोचोगे कि ये सारे केस याद रखने पड़ेंगे। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट में एक और केस आ जाता है MC मेहता, वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि इन्वायरमेंट में मल्टीपल हो जाएंगे फिर, तो वो याद रखना, MC मेहता, सुभाष कुमार, ये सब चीज़ें तुम्हें याद रहनी चाहिए। फिर इसके अलावा क्या है, राइट टू लाइवलीहुड। कौन से केस में, लिख दो। ओलिगा तेलीस केस में उसने बोला, क्या बोला कि फंडामेंटल राइट है लाइवलीहुड की, एंड जो हमारी गवर्नमेंट या स्टेट है वो कोई भी इसको आर्बिट्रेरीली विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या जस्टिफाइड वे के बिना नहीं ले सकता। ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड इन का तेलीस वर्सेस ओलिगा तेलीस केस में उसने क्या हेल्ड किया, फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल राइट derived from Article 21। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला उसने, एनी एक्ट अफेक्टिंग लाइवलीहुड मस्ट बी रीजनेबल एंड जस्ट। It also held that any action affecting livelihood must be reasonable and just। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा राइट टू लाइवलीहुड। इसके बाद और कौन सी राइट है, राइट टू कौन सी आएगी, एजुकेशन। सिंपल, जो भी हमारी एसेंस के लिए ज़रूरी है, हेल्थ केयर, क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन, वहाँ पर ऐसी सोच कर लिखनी पड़ेगी, कोई स्पेसिफिक केसेस उनके याद रखने पड़ेंगे। तो राइट टू एजुकेशन कौन से केस में बोला, ऑल्दो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल 21A भी आ गया, फिर RT एक्ट भी आ गया 2009 वाला। इसके अलावा उसने मोहिनी जैन केस में बोला था कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड अंडर आर्टिकल 21, जो बाद में हमारा अमेंडमेंट आ गई और RTA एक्ट आ गया 2009 वाला। held to be an integral part of right to life in the मोहिनी जैन केस। सिंपल, सारे केस अच्छे से उसको दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यही लिखा है ना, विद द हेल्प ऑफ केस लॉस। ठीक है, इन द मोहिनी जैन केस। अब और कौन सी राइट्स बची हमारी इसके अलावा, अब क्योंकि 15 मार्क का है, ठीक है, हमारे पास स्पेस भी कम है, 3 पेज में हमें भरना है, तो हम 1-2 और राइट लिखेंगे, मैक्सिमम 2-3 और लिख देंगे, और उसके बाद सीधा हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। उसके बाद कौन सी आएगी राइट, राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड क्रूएलिटी। तो 6, अब वहाँ पर पॉइंट्स बढ़ाने ही हैं, 1-2 लिखकर छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे। तो राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड क्रूएलिटी, कौन से केस में रिकॉग्नाइज किया, DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल। उसने पूरा प्रिंसिपल दे दिया SC ने, टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड वायलेंस। recognized protection against
इनह्यूमन ट्रीटमेंट, इसको अंडरलाइन करके दिखाओ। एन डी के बासु, खाली इतना ही लिख दोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट, एग्जामिनर को पता होगा। एंड डी के बासु केस, ठीक है। SC laid the principle to prevent custodial torture and abuse। बस एक एक लाइन में सिंपली वहां पर समझाना है। To prevent custodial torture and abuse, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा कौन सी राइट बचती है हमारी? एक हो गई विशाखा गाइडलाइंस में क्या रिकॉग्नाइज किया था? राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और मनिका गांधी केस में राइट टू फेयर ट्रायल। तो बस वो दोनों लिख देंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो लिख देते हैं पहले राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट स्पेशली फॉर वुमेन। एंड विशाखा वर्सेस राजस्थान, क्या रिकॉग्नाइज किया उसमें? सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट especially for women to prevent sexual harassment at workplace। Recognize the right to safe working environment and laid the guidelines, जिसको हम क्या बोलते हैं? विशाखा गाइडलाइंस, to prevent sexual harassment at workplace। फिर लास्ट कौन सा आ गया हमारा? राइट टू फेयर ट्रायल, बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस। कौन से केस में? मेनका गांधी। बस ये हो गया हमारा कोर। क्या हमें क्या करना है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? तो उसने जो राइट्स रिकॉग्नाइज करी उससे क्या हुआ? उससे हमारा आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपैंड होता जा रहा है। और क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है डायनेमिक नेचर हमारे फंडामेंटल राइट्स की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है उसको फर्दर एनरिच कर रहा है। ठीक है, तो लिख दो थ्रू वेरियस जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड, वहाँ ऐसे SC मत लिखना, वहाँ पूरा लिखना। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। यही था ना हमारा क्वेश्चन की कोर डिमांड, क्या थी? यही थी कि कैसे स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपैंड हुआ है। तो ये लिख देंगे, इट हैज एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, दिस अंडरस्कोर्स, क्या दिखा रहा है ये? डायनामिक नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योरिंग, क्या इंश्योर कर रहा है? दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर क्या हो रहा है वो? इट इज अडेप्टिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। दिस अंडरस्कोर डायनामिक नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स। अब ये बढ़िया सा कीवर्ड आ गया, लिविंग डॉक्यूमेंट। ऐसे कीवर्ड्स वहाँ डालने की ज़रूरत है। लिविंग डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्डिंग
to needs and aspirations of society. ये हो गई हमारी कंक्लूजन। चाहे तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये ऐसा बनेगा वहाँ पर हमारा आंसर विद कोर डिमांड। ठीक है, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर किया हमने। पहले बता दिया कि कौन से केस में, एग्जाम्पल के साथ बता दिया। करंट एग्जाम्पल क्या था? रंजीत सिंह केस में इट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और स्कोप एक्सपैंड हुआ है आर्टिकल 1421। फिर पर्टिकुलर राइट्स हमने एक एक करके सारी राइट्स बताई विद स्पेसिफिक केस लॉज। क्लीन इन्वायरमेंट बता दी, प्रिवेसी, पुट्टास्वामी, हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, एजुकेशन, ठीक है, टॉर्चर, क्रूएलिटी। और फिर हम आ गए हमारे कंक्लूजन पे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। दिस अंडरस्कोर्स द डायनामिक नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इंश्योरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। तो उसकी जो एक ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्पॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, हमारी पॉलिटी में, वो भी हमने उसको एड्रेस करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर कंप्लीट। समझ गए बेसिक स्ट्रक्चर? क्या था बेसिक स्ट्रक्चर? इंट्रोडक्शन, कोर डिमांड, हर पॉइंट को एड्रेस किया, हर पॉइंट के साथ हम केस लॉज लिख कर दिखाए, उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया, फिर हमें कंक्लूजन पर आ गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट पॉलिटी के आंसर्स। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। दिस इज अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्टली हम अपनी स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत से पढ़ के भी इसको आंसर कर सकते हैं। तो अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पॉज दिस वीडियो और फिर से इसको स्ट्रक्चर करो, क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इट। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रोल of Vice President of India as the Chairman of Rajya Sabha. So we all know what the Vice President is, the ex officio Chairman of Rajya Sabha. So एक तो इंट्रोडक्शन ये हो गई। इसके अलावा हमें पर्टिकुलर आर्टिकल पता होना ज़रूरी है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, किस में लिखा हुआ है दैट ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ऐसे आर्टिकल्स याद रखना। ठीक है, अब ये 2022 में उसने पूछा था 10 मार्कर में, तो 10 मार्कर के लिए वहाँ पर हमें कितनी स्पेस मिलेगी वी ऑलरेडी नो, इतनी, बस एक आगे और एक पीछे, बस ये दोनों साइड्स मिलेंगी। तो इसी में ही हमें अपना आंसर लिखकर बताना है। तो अगेन वही हम स्ट्रक्चर, पहले हम इंट्रोडक्शन ले आएंगे, फिर कोर डिमांड क्या है, अब इसमें कोर डिमांड अंडरलाइन करो। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसमें एक ही सब पार्ट है, डायरेक्टली हमें उसी सब पार्ट को एड्रेस करना है, इधर उधर नहीं जाना कहीं भी, डायरेक्टली उस सब पार्ट को एड्रेस करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 64 एंड 89(1). तो इन दोनों आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 एंड 89(1). इसको अंडरलाइन करो, बॉक्स करो। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दो एक्स ऑफिशियो को। फिर अब वो उसका पर्पस क्या है, अब उसको हमें थोड़े कीवर्ड्स के साथ डालकर दिखाना ज़रूरी है। जैसे हम GS1 में, सोसाइटी में, हिस्ट्री में कीवर्ड्स यूज़ कर रहे थे ना, मैकडोनल्डाइजेशन, अमेजोनाइजेशन, ठीक है, वैसे ही पॉलिटी में क्या कीवर्ड्स बनेंगे? पॉलिटी के हमारे कीवर्ड्स बनेंगे कि जैसा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कीवर्ड अपने पास कंपाइल कर कर रखो और इन्हें आंसर्स में यूज़ करो। ठीक है, अब उसका पर्पस क्या है? एज द चेयरमैन ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और फिर क्या काम है उनका? इंश्योरिंग कि पार्लियामेंट्री बिजनेस स्मूथ रहे और मेंटेन करें डेकोरम।
तो बस वो बेसिक एक लाइन ही साथ में इंट्रोडक्शन में लिख दो। एज द चेयरमैन, सी कैपिटल आएगा, ही ensures, as a chairman, he is an integral part of the parliament, ठीक है, ensuring, अब इसी को ही बाद में हम आगे डिटेल में बताएंगे। क्या बताएंगे? इंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ensuring smooth conduct of parliamentary business and maintaining decorum। अब देखो, ये एक लाइन एक्स्ट्रा इसीलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर ना हमें पॉइंट्स बनाने मुश्किल हैं इस आंसर में। अब हमारे पास लिमिटेड ही पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? खुद सोच कर देखो, पॉज करके सोचो। लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी है ना? क्या पॉलिटिक पढ़ी है तुमने, बताओ। क्या करते हैं? ही प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग्स, डेकोरम मेंटेन करवाते हैं, कमिटीज़ को हेड करते हैं, कास्टिंग बोर्ड, एडजर्नमेंट। अब वो इतने सारे पॉइंट्स तो हैं नहीं हमारे पास। मुश्किल से मुश्किल कितने पॉइंट बन जाएंगे? 6 या 7 पॉइंट्स। तो ऐसे केसेस में हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक एक लाइन बड़ी कर सकते हैं ताकि वहाँ पूरी शीट भर जाए। हमारा पर्पस यही रहेगा, हमें अच्छा आंसर लिखे, उसके साथ पूरी एंड टू एंड शीट भरनी है। इस मार्जिन के बाहर नहीं जाना, नीचे भी मार्जिन के बाहर मत जाना, बस पूरी एंड टू एंड शीट भरने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उसका थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। As the chairman, he is an integral part of parliament, ensuring smooth conduct of parliamentary business and maintaining decorum। अब हम सीधा कोर डिमांड पे आ जाएंगे। क्या है कोर डिमांड? क्वेश्चन से ही देखो, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन। वही क्वेश्चन में लिखी हुई है कोर डिमांड। ठीक है, उसी को ही हमें यहाँ यूज कर लिखना है। अब मैं ये स्केल कभी कभी इसीलिए यूज करता था क्योंकि जब ऐसे बड़ा हो जाता था और सब हेडिंग्स को बॉक्स करना होता था तो बहुत हेल्प मिलती थी इससे। ठीक है, वहाँ 1 सेकेंड ही लगता है, 2 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो नीटनेस मेंटेन करने के लिए बिकम्स यूजफुल। तो क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं वो? चेयरमैन है तो क्या करेंगे? प्रिसाइड्स ओवर सेशन एंड इंश्योर्स द ऑर्डरली कंडक्ट। लिख दो, presides over sessions and ensures orderly conduct। अब कुछ एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं आप, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल डाल दो या इन जनरली ऐसे लिख कर बता दो और इसको अंडरलाइन ज़रूर कर देना। एग्जाम्पल, मेंटेनिंग decorum and preventing disruptions। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या करते हैं? he interprets the rules, he is the custodian of rights and privileges of house and its members। तो लिख दो, interpreter of the rules, ठीक है, custodian of rights and privileges of house and house के members। ऑलराइट, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो कौन से आर्टिकल के अंडर है वो? आर्टिकल 100। तो आर्टिकल हमेशा साथ में लिख कर आना। इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स।
ब्रैकेट में आर्टिकल 100 अंडरलाइन करके दिखाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेन 3 पॉइंट। इसके अलावा इन केस ऑफ कमिटीज़ क्या करते हैं वो, एक तो होते हैं कि ही इज़ ऑथराइज टू रेफर बिल्स टू द कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। उसके अलावा ही हिमसेल्फ ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन कमिटीज़, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, PACs एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो सीधा हम पॉइंट्स लिख देंगे ऐसे 4th कमिटीज़, उसको बॉक्स कर दो। अथॉरिटी टू रेफर बिल्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये पूरी हमारी स्टैटिक नॉलेज है। ठीक है, यही पूरा स्टैटिक क्वेश्चन उसने पूछ लिया। तो अथॉरिटी टू रेफर बिल्स टू कमिटीज एंड ओवरसीज फंक्शनिंग ऑफ कमिटीज कौन कौन सी, एग्जाम्पल लिख दो PAC। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, जब कोरम नहीं होता तो सस्पेंड कर सकते हैं, एडजर्नमेंट की पावर रहती है, बस वो लिख दो, adjourns the house or suspends the meeting sittings in the absence of a quorum। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बच गया, क्या करते हैं 10th शेड्यूल के अंदर विल डिटरमाइन डिस्क्वालिफिकेशंस। ऐसे ही वहाँ पर पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब पॉइंट्स नहीं होते तो ऐसे ही 7-8 पॉइंट बढ़ाकर लिखने पड़ेंगे वहाँ पर। एंटी डिफेक्शन भी लिख दो साथ में। ऑलराइट, उसके बाद क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स के लिए क्या करते हैं, फैसिलिटेट्स डिबेट्स और मीडिएट्स फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया एक लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी के लिए। क्या किया, फैसिलिटेट डिबेट्स एंड मीडिएट्स, सबको पता है। अभी जैसे इंपॉर्टेंट बिल्स हुए, आधार वाला हो गया, GST या फार्म लॉज, तो सब में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फिर जो मल्टीपल पार्टीज होती हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उन सब के बीच में मीडिएट करते हैं ताकि एक कंसेंसस बन सके फॉर द ऑनगोइंग इश्यूज, कोई पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड या और कोई पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। ठीक है, तो जो हमारी इंटर पार्टी मीटिंग या इंटर पार्टी मीटिंग होती है, वो सब भी ही कैन फैसिलिटेट एंड ही कैन हेड दैट। बट वो इधर हम डायरेक्टली लिखेंगे नहीं, हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, मीडिएट्स फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ऑलराइट, उसके अलावा लास्ट कम्युनिकेट्स, क्या क्या देते हैं हमारे प्रेसिडेंट, मोशन ऑफ थैंक्स। तो 10 मार्कर में हमने 8 पॉइंट उसको लिख कर दे दिया, हमने साथ में उसको इंट्रोडक्शन दे दिया और कंक्लूजन दे दिया, फिर पर्टिकुलर हमने उसको आर्टिकल्स लिख कर दिखा दिए। सो ऐसे तुम्हें वहाँ बिल्कुल जो स्टैटिक क्वेश्चन आएगा उसे आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, जो है एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स। कोई स्पेसिफिक एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स ऐसे क्वेश्चन में डालना मुश्किल हो जाता है, बट इन जनरल कोई स्टैटिक क्वेश्चन आए तो वहाँ हमेशा एग्जाम्पल्स डाल कर आना। ठीक है, अब कंक्लूजन लिख देंगे कि वाइस प्रेसिडेंट प्लेज अ पिवटल रोल इन अवर कीवर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर ही इंश्योर्स दैट राज्यसभा ऑपरेट्स इफेक्टिवली, और क्या कर पर्पस है, और अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही सब हमारे वहाँ कीवर्ड्स बन गए, पार्लियामेंट्री
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो ये जो हमारे सारे कीवर्ड्स जुमले हैं ये अच्छे से अच्छे यूज़ करो ताकि एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़े वहाँ एग्जामिनर पे। ठीक है। 10 वाइस प्रेसिडेंट plays a pivotal role in our parliamentary democracy। अंडरलाइन कर दो। ठीक है। इंश्योर्स, क्या इंश्योर करेंगे वो कि राज्यसभा इफेक्टिवली चल रही है। ऑलराइट, तो ही इंश्योर्स दैट राज्यसभा operates effectively and upholds democratic values enshrined in our constitution। कोट एंड कोट में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, या फिर बॉक्स भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक बढ़िया 10 मार्कर स्टैटिक का आंसर। वहाँ पर तुम्हें ऐसा ही आंसर लिखना होगा, पर वहाँ तुम्हारे पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स। अभी यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन वी आर टेकिंग अराउंड 10-11 मिनट्स इस आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि डिस्कस कर हम समझ रहे हैं कैसे लिखना है। बट वहाँ तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट होंगे 10 मार्कर के लिए, ठीक है। और 7 मिनट में ऐसा आंसर लिखा जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूएबल। अब यही स्किल तुम्हें अपनी डेवलप करनी है। PYQ उठाओ, उनको स्ट्रक्चर करो, पिछले 5 साल के PYQ खुद बैठकर लिखो। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने से पहले देखो कि क्या UPSC ने उसके क्वेश्चन पूछे हैं, उस हिसाब से पढ़ो। फिर पढ़ने के बाद फिर से उन क्वेश्चन को जाओ और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो कि तुम्हारा जो कंटेंट है, तुम्हारी जो नॉलेज है, इज इट सफिशिएंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर वो नहीं है तो अपना वैल्यू एडिशन करो, अपने नोट्स, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करो। स्टैंडर्ड बुक्स ले लो या इंटरनेट की हेल्प ले लो। तो यही पर्पस है। तो ऐसे ही PYQ एनालाइज करो, स्ट्रक्चर करो, 5 साल के आंसर्स लिख कर देखो खुद। अब इनिशियली हो सकता है तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, तो 15 मिनट भी ले सकते हो इनिशियली तुम 10 मार्कर में, बट ओवर द स्पैन ऑफ टाइम इसको हमें कम कर 7 मिनट में लेकर आना है। कोशिश ऐसा करो कि 10 क्वेश्चन उठा लो 10 मार्कर के। वहाँ UPSC में यही होता है, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं UPSC में, पहले हम 11 to 20 अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो 15 मार्कर होते हैं और अगर वो छूट गए तो फिर ज़्यादा लॉस होगा। उसके बाद हम आते हैं 1 to 10 पर। सबका अपना अपना तरीका है, बट मैं तरीका फॉलो करता था, पहले 11 to 20 और देन 1 to 10, ठीक है। तो 1 to 10 में क्या होता है, कभी कभी ना बस वहाँ पर 1 घंटा ही बचा होता है। अब 1 घंटे में तुम्हें वहाँ पर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो कितना रह गया, 6 मिनट। तो ऐसा ही मार्जिन रहता है, सबके साथ यही होता है। कोई भी टॉपर स्टॉक स्ट्रैटेजी देख लेना, सबके साथ यही इशू आता है। तो हमें वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल, कभी अच्छा दिन हो या हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, तो 70 मिनट्स या 65-68 मिनट्स तक मिल जाते हैं। तो अब इस टाइम में तुम्हें वहाँ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 10 क्वेश्चन लिखने हैं अच्छे तरीके से, विद इंट्रो, विद कंक्लूजन, आर्टिकल्स, वैल्यू एडिशन, एग्जाम्पल्स, केस लॉस। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस अभी से करनी स्टार्ट कर दो। पहले इंडिविजुअल लिखो, उसके बाद 1 घंटा अपने पास रख लो, स्टॉप वॉच ले लो। ये तो नॉर्मल वॉच है, एक स्टॉप वॉच आती है, ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच, वो ले लो। उसको 1 घंटे के लिए टाइमर को 1 घंटे में सेट करो और 10 क्वेश्चन कोई भी PYQ के निकाल के रख लो जो टॉपिक कवर किया। मान लो पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन तुमने निकाल के रख लिए और उन्हें 1 घंटे में बैठकर लिखो। ऐसी तुम्हें मार्केट से शीट्स मिल जाएंगी। इसकी PDF चाहिए ब्लैंक शीट्स की, तो वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, वहाँ से ले लेना। इसको प्रिंट आउट निकालो और 1 घंटे में बैठकर तुम ये लिख कर देखो, तभी पता चल पाएगा कि हमारी क्वालिटी आ रही है, हम इस लेवल के आंसर्स लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। ऑलराइट,
तो ये हो गए हमारे GS2 में 2 पॉलिटी के क्वेश्चन, एक हो गया हमारा 15 मार्कर और एक हो गया हमारा 10 मार्कर। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गवर्नेंस का। ये क्या है? सिटीजन चार्टर का। तो वही सेम चीज़ करो, वीडियो को पॉज करो और इसको स्ट्रक्चर करो बैठकर, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से समझ लेना, तोड़कर पहले बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कैसे उसको ब्रेक करना है, कितने सब पार्ट्स बन रहे हैं क्वेश्चन के। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करो, कितने सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है ये? सिटीजन चार्टर्स, ये भी 2018 का PYQ है। 2018 में उसने 15 मार्क का पूछा हुआ है। अब हमारा टॉपिक है ना सिटीजन चार्टर, उसी का ही क्वेश्चन उसने क्या पूछा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है उसने? द सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, पहले वो एक लाइन लिखकर बताना चाह रहा है कि सिटीजन चार्टर का पर्पस क्या है सिटीजन चार्टर। फिर उसने क्या बोला? बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब उसी को उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन चार्टर। ठीक है, समझ गए? अब तुम्हारे पास 5 सेकंड है, बताओ इसके कितने सब पार्ट हैं, कैसे इसको स्ट्रक्चर करोगे। अभी वीडियो पॉज करो, अभी स्ट्रक्चर करो। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले हम ये लाइन एक्सप्लेन कर कर बताएंगे ही बताएंगे, और ये 15 मार्कर है तो इसको थोड़ा सा हम 10 से ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। फिर क्या पूछा उसने? इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस। ये हो गया हमारा सेकेंड सब पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा? सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस। तो ये हो गया हमारा थर्ड सब पार्ट। ठीक है, तो ये 3 सब पार्ट आएंगे हमारे इस आंसर में। सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, कैसे है। ऑलराइट, फिर क्या लिमिटेशंस हैं और कैसे मेजर्स यूज़ कर कर उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। सो अगेन 15 मार्कर है तो हमारे पास कितनी शीट्स होंगी? 1, 2 और 3। इतनी स्पेस में वहाँ पर हमें इसको आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, सिटीजन चार्टर, RTI, सोशल ऑडिट, इन सब में तुम्हें सेकेंड ARC यूज़ करनी ही करनी है गवर्नेंस के आंसर पे। इसके बिना तुम्हारा गवर्नेंस के आंसर्स इनकम्प्लीट है। तो सिटीजन चार्टर क्या है? डेफिनेशन से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या है सिटीजन चार्टर? सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट, इसकी डेफिनेशन रट के रख लो। सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, RTI, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की डेफिनेशन रट के रख लो अपने पास नोट्स में ऐड ऑन करके। तो इसको पहले बॉक्स कर दो। सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट outlining commitment of a public body towards, क्या करता है वो? towards standards, quality and time frame. It's a document outlining the commitment of a public body towards standards, quality and टाइम फ्रेम। ये तीनों चीज़ों को अंडरलाइन करो, स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी along with what? Grievance redressal mechanism। तो ये होती है हमारी सिटीजन चार्टर की इंट्रोडक्शन।
इसे अपने नोट्स में लिखो, अभी के अभी रट लो, ऐड कर लो अपने नोट्स में और रट लो इस इंट्रोडक्शन को। चाहे एथिक्स में आए चाहे कहीं भी आए, तुम्हें ये डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, that it is a document outlining commitment of a public body towards standard, quality and time frame of service delivery along with grievance redressal mechanism. It seeks to make an organization, क्या करता है उसको, ट्रांसपेरेंट बनाएगा, अकाउंटेबल बनाएगा एंड सिटीजन फ्रेंडली बनाएगा। फिर इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया। अब कैसे, क्या पूछा है उसने कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे वो प्रमोट कर रहा है, तो हमें वो दिखाना पड़ेगा कि कैसे सिटीजन चार्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो लिखो, सब हेडिंग डालो, सिटीजन चार्टर promoting transparency and accountability। अब अगर 10 मार्कर का होता तो हम क्या करते, इसको थोड़ा यहीं पे ख़त्म कर देते, शॉर्टन कर देते, डायरेक्टली इस सब पार्ट के लिए आ जाते और यहाँ उसका एक डायग्राम बनाकर डिपिक्ट कर देते। बट क्योंकि ये 15 मार्कर है और हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन कर देंगे लिखकर। फिर वही सब हेडिंग डाली, बॉक्स कर दिया इसको। ठीक है, सिटीजन चार्टर प्रमोटिंग कैसे कर रहा है, क्या होता है, इंश्योर्स क्या कि सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन अकॉर्डेंस विथ स्टेट स्टैंडर्ड्स। अब इन सब पॉइंट्स का तुम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर हम 15 मार्कर है इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं, इंश्योर्स सर्विस डिलीवर्ड in accordance with set standards। और क्या करेगा, और क्या करता है वो, क्लियर टारगेट सेट कर देता है, एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है बाय आउटलाइनिंग टाइम फ्रेम। ठीक है, और फिर इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, एम्पावर करता है सिटीजन को कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजंस मेक ले सके और ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल हेल्ड कर सके। तो वही बताना है हमें। क्या हो गया, फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सेस, इतना लिख दिया बस, फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन एक्सेस। अब पूरा एक एक ग्रामेटिकली सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख के बता देंगे। इससे क्या होगा, एम्पावरिंग citizens to make informed decisions plus holding organization accountable। ऐसा तुम वहाँ प्लस प्लस डालकर लिख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मत करना है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, promotes citizen participation, that is also a tool for accountability transparency के लिए। उसके बाद क्लियरली बता देता है कि कैसे कंप्लेंट और फीडबैक करनी है। तो क्लियर चैनल फॉर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। उसके बाद promotes citizen participation, कीवर्ड आ गया हमारा, in development and monitoring। ठीक
ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सिटीजन चार्टर, कैसे वो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सर्विसेज स्टैंडर्ड सब कुछ आउटलाइन कर रहा है, फिर सिटीजन्स को डेवलपमेंट मॉनिटरिंग में इंक्लूड कर रहा है, क्लियरली चैनल दिया है उसने कंप्लेंट्स एंड फीडबैक के लिए, और इंफॉर्मेशन एक्सेस दी है सिटीजन्स को जिससे कि वो डिसीजंस ले सके और होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल कर सकें। इसीलिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा उसने, सेकेंड सब पार्ट क्या है, सेकेंड सब पार्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस। तो सीधा लिख दो क्या लिमिटेशंस है हमारी। ये रही हमारी लिमिटेशंस। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, इट हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। अब वहाँ तुम 7-8 पॉइंट लिख दो इसके, क्योंकि ये कोर डिमांड है। नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, फिर लैक ऑफ, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं इसमें और ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, लैक ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, फिर अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद क्या है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जिसकी वजह से देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, वो इम्प्रूवमेंट लाते ही नहीं। और क्या है, वेग और अनरियलिस्टिक टारगेट्स लिखे होते हैं, सबको पता है ऐसे टारगेट्स लिख देंगे जो कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो वेग एंड अनरियलिस्टिक टारगेट्स। ठीक है, फिर इनएडिक्वेट पब्लिसिटी, अब उसने लगाना चाहिए आगे और वो कहाँ लगाएगा, पीछे जहाँ किसी को दिखाई ना दे, वॉशरूम के बाहर। ठीक है, ऐसी जगह पर वो लगाते हैं जहाँ पर कोई बंदा जाएगा ही नहीं, तो फिर सिटीजन चार्टर का फ़ायदा ही क्या जब किसी को दिख नहीं रहा। तो इनएडिक्वेट पब्लिसिटी, ठीक है, इनएडिक्वेट पब्लिसिटी, नॉट इजीली विजिबल। उसके बाद क्या है, क्या पॉइंट बताया था, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया की वजह से देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। अब ये अपनी मर्जी से भी पॉइंट लिख सकते हो और एक दो पॉइंट के आगे लिख दो सेकेंड ARC, क्योंकि उसने भी उसमें इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, गवर्नेंस का आंसर है तो सेकेंड ARC आएगी ही आएगी। ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज, सेकेंड ARC अंडरलाइन करो लिख के। फिर क्या है, और क्या इशू है हमारा, वेग एंड रियलिस्टिक टारगेट हो गया, और इनएडिक्वेट पब्लिसिटी, लैक ऑफ रिव्यू एंड अपडेट, देखो ये कितने जनरल पॉइंट है, अब इनको थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए आंसर के आगे सेकेंड ARC एट्सेट्रा ये डाल दो या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल डालो। फिर उसके बाद क्या है, लैक ऑफ कंसल्टेशन वाइल फॉर्मुलेशन, स्टेक होल्डर को कंसल्ट ही नहीं किया, सिटीजन को कंसल्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मोटी मोटी मेन लिमिटेशंस सिटीजन चार्टर की। ऑलराइट, अब सेकेंड सब पार्ट क्या है, इसके बाद थर्ड सब पार्ट क्या है, सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ द सिटीजन चार्टर। अब ये जैसी मेजर्स की बात हो तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि हमें सेकेंड ARC तो मेंशन करनी ही है। उसने पर्टिकुलरली अपनी रिपोर्ट में बोला है क्या, दैट वी नीड सर्वोत्तम मॉडल, तो वहाँ लिख कर दिखाओ सर्वोत्तम मॉडल क्या है उसका, और डायग्राम भी बनाकर आना। तो अब सब पार्ट क्या है, मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस, यही सेम लाइन हम लिखेंगे, मेजर्स
for greater effectiveness। ठीक है, अब वही इसको लिख दिया, बॉक्स कर दो। इसीलिए देखो ये थोड़ा ऐसा हो जाता है टेढ़ा, इसीलिए यू कैन यूज स्केल्स। मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस क्या है? एज हाईलाइटेड बाय सेकेंड ARC, लिखो यहाँ पर फोकस शुड बी ऑन, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? वाइडर कंसल्टेशन और पीरियोडिक इवैल्यूएशन करो। अब वही जो पॉइंट्स है लिमिटेशन वाले उन्हीं को ही उल्टा कर लिखा हुआ है बस, बट यहाँ हमने सेकेंड ARC के नाम से लिखना है। वाइडर कंसल्टेशन, पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। ठीक है, फिर उसके बाद मेक फर्म कमिटमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया हमारा? सर्वोत्तम मॉडल, मेक इट मोर डायनामिक थ्रू सर्वोत्तम मॉडल। अब सर्वोत्तम मॉडल क्या है उसका वहां डायग्राम बनाकर दिखाओ उसको। क्या है सर्वोत्तम मॉडल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? यहाँ छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो साइड में। तो अब यहाँ स्पेस कम बच रही है, लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना है हमें, और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसा बॉक्स बना दो। ऑलराइट, और नीचे क्या लिख दो? फिगर। ऐसे हमेशा फिगर नीचे लिख कर आना, लेबल करना हमेशा अपने डायग्राम को। क्या है सर्वोत्तम मॉडल? सिटीजन चार्टर, सर्वोत्तम इसके अलावा क्या होता है इसमें? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो ऐसे हमने उधर उसका डायग्राम बनाकर भी दिखा दिया। क्या है सर्वोत्तम मॉडल? सिटीजन चार्टर, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसके अलावा एक कोई पॉइंट और लिख दो। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम? बढ़िया से कोई पॉइंट सोच लो। क्या? वन साइज डजंट फिट ऑल, hence need for a dynamic charter। आप उसके बाद एक बढ़िया सी कंक्लूजन लिख दो। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं इसके बाद? क्या लिखेंगे? कोई बढ़िया सा जुमले के साथ इसको लिंक कर कर लिखना। ठीक है, अब इसको तुम थोड़ा यहाँ एक्सपैंड करके भी लिख सकते थे, बट मुझे एक पॉइंट और डालना था, इसीलिए मैंने इसको कॉर्नर में बनाया है। तो लिखेंगे हम citizen charter is no longer a choice। ये सब में लिख सकते हो, सोशल ऑडिट एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब में यही तुम सेम कंक्लूजन चिपका सकते हो, दैट citizen charter is no longer a choice along with other transparency and accountability measures। It is a democratic
नेसेसिटी। ठीक है, अब यहाँ ये हो गई हमारी कंक्लूजन बढ़िया सी जुमले के साथ, दैट इट इज़ नो लॉन्गर अ चॉइस अलॉन्ग विद अदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। अब यहाँ हमने एक चीज़ लिख दी है यहाँ पे कि अगर हमने ये स्टेप फॉलो करे तो क्या होगा, इट कैन इंश्योर इट बिकम्स अ पावरफुल टूल। तो लिख दो, दीज स्टेप्स विल इंश्योर दैट इट बिकम्स अ पावरफुल टूल। किस चीज़ के लिए? फॉर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। कंक्लूजन में भी हमने लिखकर बता दिया कि अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ensure that it becomes a powerful tool for citizen-centric governance and citizen charter is no longer a choice. Along with rather transparency and accountability measures, it is a democratic necessity. इतना बढ़िया जुमले के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। हम डायग्राम बनाकर दिखा देंगे, हम सेकंड यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? ऐसे होने चाहिए वहाँ पर तुम्हारे गवर्नेंस के आंसर। अब इस डायग्राम को तुम चाहो तो एक दो पॉइंट कम कर कर यहाँ बड़ा भी बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, समझ गए कैसे एड्रेस किया हमने सिटीजन चार्टर वाले क्वेश्चन को? ऐसे ही एड्रेस करना, कोशिश करना कि वहाँ डिफाइन कर सकते हो। आरटीआई आएगा तो भी सेकेंड ईयर से यूज़ करनी है। आरटीआई के लिए होता है एक बहुत ही बढ़िया लाइन है आरटीआई के लिए कि इट इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन विच सिग्नल्स अ मार्च फ्रॉम डार्कनेस ऑफ सीक्रेसी टू डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कभी भी आरटीआई वाला है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही सिटीजन चार्टर सोशल ऑडिट को हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करना। तो इधर हमने इंट्रो में ही डिफाइन कर दिया कि क्या है। इट्स अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द कमिटमेंट पब्लिक बॉडी टूवर्ड्स स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी विद ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। फिर इट सीक्स टू मेक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। ठीक है, फिर पहला सब पार्ट बता दिया कैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लेकर आएगा वो, पार्टिसिपेशन देगा, कंप्लेंट्स फीडबैक मैकेनिज्म, इंफॉर्मेशन एक्सेस, और उसने फिर पूछा लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस पूछा था कि लिमिटेशंस क्या है, तो ये रही हमारी लिमिटेशन कि इट हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म नहीं होता, वेग एंड रियलिस्टिक टारगेट करते हैं, पब्लिसिटी कुछ होती नहीं, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, साथ में हमेशा गवर्नेंस के आंसर में सेकेंड ARC दिखानी है उसे, उसके बिना गवर्नेंस का आंसर इज इनकम्प्लीट फॉर अस। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब इसके बाद क्या आएगा, पूछा क्या था उसने कि क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, वो भी हम सेकेंड ARC से लिख कर दिखाएंगे। क्या करना है हमें, वाइडर कंसल्टेशन, पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, और फर्म कमिटमेंट्स, मेक इट डायनामिक थ्रू सेवोत्तम मॉडल। सिटीजन चार्टर का आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट सेकेंड ARC, विदाउट सेवोत्तम मॉडल। तो वो डायग्राम भी हमने बनाकर दिखा दिया। फिर अब अगर अब स्टेप लेंगे तो जुमले डाल दो बढ़िया से कंक्लूजन में कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होगी और इट इज़ नो लॉन्गर अ चॉइस बट अ डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, अनदर 15 मार्कर का। अब वहाँ तुम्हें इस आंसर को लिखने के लिए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट। ठीक है, तो यही चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कैसे तुम लिमिटेड टाइम में एक क्वालिटी आंसर लिख सको। समझ गए? ऐसे गवर्नेंस के आंसर हमें एड्रेस करने हैं, ऐसे लिखने हैं। दे आर इनकम्प्लीट विदाउट सेकेंड ARC के बिना वो आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी पिछली बार उसने पूछा है 2023 में 10 मार्कर का। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। ठीक है, डिस्कस इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। दोनों बेनिफिट्स बताकर दिखाने पड़ेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब फिर से पॉज करो और इसे स्ट्रक्चर करो। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कितने सब पार्ट्स आएंगे इसके। अब देखो,
एक तो हमें सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझाने की ज़रूरत है दैट इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स, क्योंकि ये 10 मार्कर है तो इसको इंट्रोडक्शन के साथ ही वी विल एड्रेस द स्टेटमेंट। तो ये हो गया हमारा पहला सब पार्ट। अब उसने बात की है वेस्ट की, ठीक है। तो वेस्ट में विल बी रिस्ट्रिक्टिंग टू यूएस, यूके एट्सेट्रा। मिडल ईस्ट में क्या है, मलेशिया, सिंगापुर, अफ्रीका में कौन क्या कर रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू यूएस एंड ईयू, यूरोप, ठीक है। फिर क्या पूछा उसने, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये हो गया हमारा सेकंड सब पार्ट। उसके बाद पॉलिटिकल बेनिफिट्स, ये हो गया हमारा थर्ड सब पार्ट। अब इसको कैसे स्टार्ट करें, अब इसके लिए हम न्यू इंट्रोडक्शन टाइप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें सबको पता है कि इंडियन डायस्पोरा इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कौन सी पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बोला है, तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है जिसमें एग्जैक्ट फिगर भी दी हुई है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिपोर्ट। सो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 विद अराउंड 18 मिलियन, 18 हमने लिखा है विद अराउंड, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर इज समवेयर अराउंड 17.6 मिलियन, बट वहाँ लिख देना अराउंड 18 मिलियन। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, सिंपल। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोला था उसने, क्या था हमारा, इट हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। तो वो चीज़ हमें एड्रेस कर कर बता देनी चाहिए इंट्रोडक्शन में ही कि कैसे इट हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स। या तो हम बता देंगे कि हाँ एक सॉफ्ट पावर के लिए टूल है, या हम डायरेक्टली कोई बढ़िया सी लाइन बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि फ्रॉम हेड ऑफ स्टेट्स टू सिलिकॉन वैली, हर जगह पर ही इंडियन है, चाहे सत्य नडेला, सुंदर पिचाई हो, कमला हैरिस हो, ठीक है। तो ऐसा लिंक कर कर एक हम बढ़िया सी लाइन बनाकर देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम हेड ऑफ स्टेट्स, इसको भी अंडरलाइन कर देना, टू सिलिकॉन वैली, ठीक है, एंड इवन व्हाइट हाउस, इंडियन डायस्पोरा has scaled न्यू हाइट्स, ठीक है। वही चीज़ आ गई, स्केल्ड न्यू हाइट्स, वही हमने बता दिया कि इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स, ऑलराइट, एंड हैज़ स्ट्रेंथन्ड क्या स्ट्रेंथन किया उसने, आवर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने स्टेटमेंट को भी एड्रेस कर कर बता दिया, और वो एक रिपोर्ट से हमने बता दिया कि हमारा लार्जेस्ट डायस्पोरा है। अब डायरेक्टली सब पार्ट पे आ जाओ। पहला सब पार्ट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, लिख दो, सब हेडिंग डाल दी हमने इकोनॉमिक बेनिफिट। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे ज़्यादा हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है डायस्पोरा से, कि वो सोर्स ऑफ इनकमिंग रेमिटेंसेस का है, ठीक है। अब उसकी भी एग्जैक्ट फिगर हो सके याद तो लिख देना, याद करके रखना डायस्पोरा वाले के लिए एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। लार्ज सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, इसको बॉक्स कर दो, फिर फिगर डालकर लिख दो, 111 बिलियन डॉलर, ठीक है, या 111 बिलियन डॉलर 2022 में, एज पर यही सेम ही रिपोर्ट थी, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ने ही बोला था। अब उसके बाद क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं हमारे, एक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉपरेशन करते हैं हम, जैसे कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन कर रहे हैं, डायस्पोरा के एग्जाम्पल्स सोचने हैं और वहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लिख के आने हैं। इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड यही है कि तुम कितने अच्छे तरीके से वहाँ वाया एग्जाम्पल्स इसे समझाकर आ सकते हो,
ठीक है, तो कौन कौन हो गए? विनोद खोसला हो गया, वो फंड स्टार्टअप फंड कर रहे हैं। फिर बिग टेक जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी हो गए, उन सब के साथ क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है, कॉपरेशन कर रही है। ठीक है, तो लिख देंगे हम यही, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल कौन? विनोद खोसला। क्या किया है? फंडिंग स्टार्टअप्स। फिर सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, बॉक्स कर दो इन दोनों को। ठीक है, कॉपरेशन किसके थ्रू? वाया बिग टेक एंड आईआईटीज। तो ऐसे ही वहाँ पॉइंट्स बनाकर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन जनरल तो हमें पॉइंट्स पता है, अब उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए तुम्हें वहाँ ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स डालकर दिखाने पड़ेंगे उनके। ऑलराइट, तो अब इसके बाद क्या आएगा? सेकंड नेक्स्ट पेज पे क्या हम लिखेंगे? और क्या क्या चीज़ें हैं उनकी, क्या क्या किया है उन्होंने? मार्केट एक्सपेंशन की और ट्रेड टाइज हमारे स्ट्रेंथन की, लॉबिंग करी हमारे लिए। बट लॉबिंग वाला पर्टिकुलर पॉइंट हम पॉलिटिकल में डाल देंगे। तो मार्केट एक्सपेंशन की, ऐसा कौन से केस में हुआ, कौन सा एग्जाम्पल है उसका? ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली हम डालकर लिख देंगे मार्केट एक्सपेंशन। तो उससे क्या हुआ? जो हमारे प्रोडक्ट्स है, इंडियन प्रोडक्ट्स, वो ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल फोर फ्रंट पर चले गए। फिर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी उससे। ऑलराइट, तो मार्केट एक्सपेंशन ब्रिंगिंग इंडियन प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल फोर फ्रंट। ठीक है, एग्जाम्पल किसने? पेप्सिको ने किया अंडर इंदिरा नोई। ऑलराइट, ये हो गया। इसके बाद क्या किया? स्ट्रेंथेंड द ट्रेड टाइज। एग्जाम्पल नेगोशिएशंस विथ इंडियन इंटरेस्ट इन माइंड। ऑलराइट, तो अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा पॉलिटिकल, क्योंकि 10 मार्कर है, दोनों पार्ट एड्रेस करने और कंक्लूजन भी डालना है, तो इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। अब इसके बाद हम डायरेक्टली हम चलेंगे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स पे। तो क्या है पॉलिटिकल बेनिफिट्स? क्या है पॉलिटिकल बेनिफिट? सबसे पहला बेनिफिट क्या है? उन्होंने है लॉबिंग करी फॉर इंडियन इंटरेस्ट। और डायस्पोरा था, डायस्पोरा लेड द लॉबिंग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्जांपल आएगा इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। इस डील की सक्सेस ही डायस्पोरा की लॉबिंग की वजह से हुई थी। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑलराइट, तो लॉबिंग फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, सिंपल। एग्जाम्पल यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है? इट हैज हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। चाहे यूके हो अंडर ऋषि सुनक, चाहे यूएस हो, सब में ही इट हैज हेल्प्ड इन स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज।
फिर एग्जाम्पल लिख दो साथ में। कमला हैरिस, यूएस, ऋषि सुनक, यूके। अब इसके अलावा क्या बेनिफिट मिला है हमें, क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिला है? जो हमारे लॉ मेकर्स वहाँ पर हमारे डायस्पोरा हैं, जब वो एक बार लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाते हैं तो दे ऑल्सो सपोर्ट हमारा इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज़। तो वहाँ अगर किसी कंट्री को इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी बनानी है तो वो उसमें पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो क्या, पॉलिसी इनपुट। कैसे कर रहे हैं वो? सपोर्ट्स लॉ मेकिंग फॉर इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज। एग्जाम्पल, लॉ मेकर्स इन यूके। फिर एक और पॉइंट लिख देंगे हम, क्या बेनिफिट हुआ इससे? हमारी इम्प्रूव रेपुटेशन हो रही है, सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, और कल्चरल डिप्लोमेसी को एक नया फिलअप मिल रहा है इससे। ठीक है, तो वही पॉइंट्स लिख देंगे। इट हैज़ लेड टू इम्प्रूव्ड रेपुटेशन, सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ रही है, जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे बढ़ रही है। अब इंडियन फेस्टिवल्स आर ऑल्सो बीइंग सेलिब्रेटेड। वहाँ पर व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली दिवाली सेलिब्रेट करी। ठीक है, तो ऐसे दिस इज हैपनिंग, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अवर रेपुटेशन, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। ऑलराइट, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन की डिमांड थी? ये था ना क्वेश्चन, स्केल न्यू हाइट्स। अब उसी से ही मिलता जुलता कंक्लूजन लिखेंगे ओवरऑल, एक हम डायस्पोरा की सिग्निफिकेंस बताकर। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है दैट इंडियन डायस्पोरा के केस में दे आर ऑफन नोन एज द इनफॉर्मल एम्बेसडर्स। ये मोदी जी ने हमारे बोला था। ठीक है, सो डायस्पोरा हैज स्केल्ड great heights, turning into India's informal ambassadors. ठीक है, उसके बाद एक ओवरऑल सिग्निफिकेंस बता देंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, उनके कंट्रीब्यूशन से हमारे रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हो गए। सो देयर contribution has helped foster stronger relations. ऑलराइट, सो ये बन गया हमारा बढ़िया सिंपल स्वीट आंसर विद एग्जाम्पल्स, विद कीवर्ड्स, जैसे कि इनफॉर्मल एम्बेसडर। ऑलराइट, तो हमने दोनों सब पार्ट एड्रेस कर उसे बता दिए कि हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दिखाए हैं और हमने पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी दिखाए हैं उसे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या था। हमने एक रिपोर्ट वाली इंट्रोडक्शन डाली। इस बार हमने इंट्रोडक्शन रिपोर्ट से स्टार्ट करी, उसमें बता दिया हमारा डायस्पोरा कितना है। फिर जो उसकी स्टेटमेंट थी कि कैसे इट हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स, वो बता दिया, ब्रीफली एड्रेस कर दिया उस स्टेटमेंट को। ठीक है, फिर हम गए कोर डिमांड पर। क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या थी? डिस्कस इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो पहले हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स बता दिए, फिर हमने पॉलिटिकल बेनिफिट्स बताए और कंक्लूड किया। अब इस आंसर को अच्छा बनाने के लिए एक ही सॉल्यूशन था, वो था हमारे पास एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स। अच्छे एग्जाम्पल्स डाले बिना दिस आंसर वुड नॉट हैव बीन गुड। वरना जनरल पॉइंट तो कोई भी लिख कर आ जाएगा, हर कोई बता देगा कि क्या इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहे हैं, क्या पॉलिटिकल कॉपरेशन हो रहे हैं, बट ये सब पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स चाहिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो अब हमने क्या क्या सीखा इस चीज़ से, क्या क्या समझ में आया थ्रू आउट द वीडियो, तुम्हें क्या समझ में आया, हमने क्या अप्रोच रखी है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है क्वेश्चन देखते ही, अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे अपने वहाँ पर, तुम्हें बोला है प्रैक्टिस करने के लिए ना, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है?
सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमें उसके सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, देखो पता करो कि उस क्वेश्चन के कितने सब पार्ट्स हैं। जैसे हमने इसमें करके दिखाया ना, 1 2 3, ऐसे ही सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और उसमें सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करो, उसकी कोर डिमांड को समझो क्या है। अगर तुम सारे सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करके और उन्हें एड्रेस करोगे तो अपने आप ही तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्या आएगा हमारा, इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शन तो सब में लिखनी ही है। 4 टाइप की इंट्रोडक्शन होती है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन बेस्ड हमने कहाँ यूज़ करी थी, किस में यूज़ की थी? डेफिनेशन बेस्ड दिखाई थी ना सिटीजन चार्टर वाले में हमने यूज़ करके। ठीक है, जहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी थी ये। सो एक तो हो गई हमारी डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। फिर अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सी यूज़ करी, रिपोर्ट या फिर डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। फिर हमारी आ जाती है आयरनी बेस्ड, जो हम सोशल जस्टिस में, वुमेन के केसेस में, हेल्थ के केस में दिखा सकते हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया बट अभी भी कुछ फ्लॉज हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी करंट कॉन्टेक्स्ट वाली। ये हमने किधर दिखाई थी बताओ, कहाँ पर यूज़ करी थी हमने ये? सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमने केस के थ्रू बताया था। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जाएंगे बॉडी में। बॉडी में सब हेडिंग डायरेक्टली क्वेश्चन से ही उठानी है। अगर वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो डायरेक्टली उसको उठाओ, सब हेडिंग लिखो और उसको बॉक्स करो। ठीक है, फिर अब GS2 में, गवर्नेंस में हमारा वैल्यू एडिशन कैसे होगा ये हमने समझा। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, पॉलिटी के आंसर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट आर्टिकल्स। गवर्नर पे क्वेश्चन आए, वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आए, सबके आर्टिकल्स लिख कर आओ। स्पीकर पे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके आर्टिकल्स लिख कर आओ। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम लिखेंगे अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस। कई बार तो वो डायरेक्टली केस लॉस के थ्रू पूछ रहे हैं, पर जब नहीं भी पूछेगा तो तुम्हें केसेस लिखकर आने ही हैं। गवर्नर के केस में लिखो कि हो तो बोलो ऑन जजमेंट लिखो स्पीकर के केस में। ऑलराइट, फिर उसके बाद NCRWC की क्या रिकमेंडेशंस हैं, लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है, सरकारिया, पुंछी, ये सब चीज़ें तुम्हारे आंसर में दिखनी चाहिए। ऑलराइट, ये सब दिखनी ही चाहिए। लॉ कमीशन की कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं, जैसे 170th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, 255th। अब तुम्हें इन सब चीज़ों को ना स्मार्टली यूज़ करना सीखना है। इन चीज़ों को हमें स्मार्टली यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना। अब तुम्हें पूरी इसकी 500,000 पेज की रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स निकाल दो। इन्होंने भी वही जनरल रिकमेंडेशन दिए हैं जो हम सोचते हैं। ठीक है, क्या कि गवर्नर का 5 साल का टर्म डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें इन्होंने बात की हुई हैं। एंटी डिफेक्शन में रिफॉर्म लेकर आओ। तो अब तुम स्मार्टली 3-4 पॉइंट्स निकाल के रख लो और बाकी जब तुम पॉइंट लिख रहे हो तो ब्रैकेट में डालकर लिख देना एज पर सरकारिया, एज पर पुछी, एज पर लॉ कमीशन की ये स्पेसिफिक रिपोर्ट। ठीक है, तो अब तुम्हें इसको स्मार्टली यूज़ करना है और इसे अपने आंसर्स में लिख कर दिखाना है। जब भी रिकमेंडेशन सॉल्यूशन की बात करो तो वहाँ पर ये पॉइंट आना चाहिए और ये दिखनी ही चाहिए वहाँ पे रिमोट और कमीशन के नाम। उसके बाद क्या है, गवर्नेंस में हमने बताया था कि गवर्नेंस के आंसर हैं इनकम्प्लीट विदाउट हमारी सेकेंड ARC की रिपोर्ट। ठीक है, गवर्नेंस के आंसर्स हैं इनकम्प्लीट विदाउट सेकेंड ARC की रिपोर्ट। इसके बाद हम डालेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे अभी डायस्पोरा वाले में डालकर दिखाए ना एग्जाम्पल्स, तो वी विल बी एडिंग एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, अब सेकेंड ARC को भी ऐसे ही स्मार्टली यूज़ करना। ऑलरेडी हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बट ऐसे स्मार्टली तुम्हें वहाँ सेकेंड ARC को यूज़ करके आना है। सजेशंस में बताना है कहाँ कहाँ उसने क्या सजेशंस दी। तो 4-5 पॉइंट निकाल के रख लो और उन्हें यूज़ करो। कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं, जैसे RTI वाली हो गई। ठीक है, फिर सिविल सर्विसेज पे है रिपोर्ट, रिफर्बिशिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है, E-गवर्नेंस पे है। तो इन रिपोर्ट्स में, इन आंसर्स में सेकेंड ARC आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्राम्स।
किस में बनाया था हमने, सिटीजन चार्टर में बनाया था ना, सर्वोत्तम मॉडल बनाकर दिखाया था उसे, ठीक है। तो ये था हमारा सर्वोत्तम मॉडल। ऑलराइट, तो ऐसे वहाँ पर डायग्राम जहाँ भी स्कोप मिले बना कर आना। आईआर के केसेस में भी डायग्राम बन सकते हैं, बट इधर डायस्पोरा में डायरेक्टली स्कोप नहीं था तो इसीलिए नहीं बनाया। उसमें तुम ऐसे मैप वैप बनाकर दिखा सकते हो। फिर आ जाएगी हमारी सिंपल कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम बढ़िया से कीवर्ड्स, जुमले डालेंगे, जैसे कि इनफॉर्मल एम्बेसडर्स हो गया, फिर सिटीजन चार्टर डेमोक्रेटिक नेसेसिटी है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें करनी है और ये आंसर तुम्हारा लिखा जाएगा 10 मिनट का आंसर 7 मिनट में और 15 मिनट का 11 मिनट में। ऑलराइट, ये आंसर तुम्हें वहाँ इतने ही टाइम में लिखने पड़ेंगे। यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन वी आर टेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टू एक्सप्लेन यू स्टफ, बट तुम्हें इतना ही करना है वहाँ पर। ऑलराइट, इतना ही टाइम मिलेगा और इसी में ही वहाँ तुम्हें ये क्वालिटी आंसर विद ऑल दीज थिंग्स इसी के बेसिस पर लिखना है। ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन हमारा और ये था हमारा इस वीडियो में कवर्ड। इसके बाद हम जब अपनी अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें वी विल बी फोकसिंग ऑन GS3, ठीक है। GS3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमारा ब्लूप्रिंट वाला चैनल है UPSC ब्लूप्रिंट, उस पर वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव फॉर करंट अफेयर्स वीकली 7, ठीक है। उसमें जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी करंट अफेयर्स में। अब करंट अफेयर्स में क्या इशू आता है, इतने सारे सोर्सेज हैं, पता ही नहीं बच्चों को अप्लाई कैसे करना है, कोई सिखा ही नहीं रहा कि करंट अफेयर्स यूज़ कैसे करने हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रीलिम्स। करंट अफेयर्स मेंस के लिए, एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इस इनिशिएटिव में यही कवर करेंगे कि कैसे उसे अप्लाई करना है, कैसे उसे समझना है। 500 पेज की 200 पेज की मैगजीन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव लॉन्च दिस न्यू सीरीज UPSC ब्लूप्रिंट पे। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग new initiatives for PSIR and GS as well, ठीक है। So please stay tuned on our channel and thank you so much for watching. I hope you liked this lesson. All the best and have a great day.